Hello friends, welcome to our channel Learn the Law. Learn the Law YouTube लेक्चर्स की लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर सीरीज़ में आज ये हमारा लेक्चर 9 है। लेक्चर 8 तक हमने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को कवर कर लिया था, जिसमें हमने कम्युनिकेशंस के बारे में काफ़ी डिटेल में अपनी बात को रखा है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि क्यों हम अपने डिस्कशंस में केस लॉज को इन्वॉल्व नहीं करते। उसका कारण ये है कि केस लॉज को हम एक सेपरेट पोर्शन, यानी कि जब हम प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बात करेंगे तब हम केस लॉज पर फोकस करेंगे। अभी हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना है, और उसके साथ साथ हम ये देखना और समझना चाहते हैं कि हमारा लेजिस्लेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किन कॉन्सेप्ट्स की बात करता है और साथ के साथ वो किस तरह की बात है। आज का हमारा टॉपिक है रिवोकेशंस ऑफ प्रपोजल्स एज वेल एज एक्सेप्टेंसेस। लेकिन बात को मैं शुरू किसी और एस्पेक्ट से करना चाहता हूँ। एक कॉमन क्वेश्चन है जो हम सभी के सामने आता रहता है, और कई लॉ की बुक्स में भी इस कंसेप्ट के बारे में काफ़ी बातचीत होती है, विच इज़ मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो इस मीटिंग ऑफ माइंड्स के कॉन्सेप्ट से हम बात शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मीटिंग ऑफ माइंड्स का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से क्या ये यूज़फुल है या इनकॉर्पोरेटेड है, और इज़ दिस कॉन्सेप्ट रियली अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नॉट। इस कॉन्सेप्ट में एक लैटिन मैक्सिम का यूज़ किया जाता है, जिस लैटिन मैक्सिम का जो लैटिन मैक्सिम का सेंस है वो है कंसेंसस एड आइडम, विच मीन्स दैट मीटिंग ऑफ माइंड्स इन द सेम सेंस ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड इन द सेम वे। यानी कि कंसेंसस एड आइडम से हमें 3 प्रपोजिशंस मिलती हैं, दैट 2 persons दे आर एग्रीइंग ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर इन द सेम सेंस एंड इन द सेम वे। इस मीटिंग ऑफ माइंड्स के कॉन्सेप्ट को ज़्यादातर लोग ये समझते हैं दैट फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट कंसेंसस एड आइडम इज़ अ वेरी इसेंशियल कंपोनेंट, या ये इस तरह से समझें कि बिना मीटिंग ऑफ माइंड्स के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या संविदा को नहीं बनाया जा सकता। तो आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और मैं कुछ पुराने हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करूंगा और साथ के साथ यूएसए के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करूंगा, क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें यूएसए के कुछ स्टेट्स के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं बात मीटिंग ऑफ माइंड्स से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लैटिन मैक्सिम कंसेंसस एड आइडम का अर्थ है मीटिंग ऑफ माइंड्स इन द सेम सेंस ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड इन द सेम वे। देखिए, कंसेंसस एड आइडम, इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो ये बनेगा मीटिंग ऑफ माइंड्स in the same sense on the same subject matter and in the same way। अब इस प्रपोजिशन को अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करें तो हम ये देखते हैं कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी एक्ट को करने का या ओमिशन को करने का प्रपोजल देता है, व्हेन अ पर्सन ए गिव्स अ प्रपोजल, तो इसका इस लॉजिक के हिसाब से, यानी कंसेंसस एड आइडम के हिसाब से, इसका स्टेटस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्रपोजल बिकम्स रेलेवेंट। ये एक रेलेवेंट एस्पेक्ट हो जाएगा, या ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट भी 1872 में ही पास हुआ था, और एविडेंस एक्ट के हिसाब से रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्ट। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पहले ही रहेंगे, लेकिन तलाशने की कोशिश करेंगे कि कंसेंसस एड आइडम नाम का कोई कंसेप्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। स्टेटस ऑफ माइंड ए का रेलेवेंट हो जाएगा उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आप इसको कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस मान लेंगे। यानी अगर आप ये समझ लेंगे
कि consensus ad idem is an essential component of a contract, then status of mind at the time of making proposal is very important. Now let me give you a set of facts. एक set of facts हम ले लेते हैं. मैंने आपको consensus ad idem का लॉजिक समझा दिया. अब हम एक फैक्ट्स का स्टेटस ले लेते हैं. सपोज करिए कि A और B के बीच में कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है. A communicates to B some proposal. A ने B से कहा that I am ready to do this act or I am ready to stay away from this act. मैं ये कृत्य करने के लिए तैयार हूँ या इस कृत्य को न करने के लिए तैयार हूँ. ऐसा कुछ प्रपोजल A ने B को दे दिया और ये कह दिया कि मैं आपको ये प्रपोजल दे रहा हूँ कि आप मेरी इस प्रपोजल को विद इन 2 days एक्सेप्ट कर लें. फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसने ये कहा, A ने B से ये कहा कि मैं जो प्रपोजल दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एक्ट को या ओमिशन को करूँ हकीकत में, तो आप इस ऑफ़र को, इस प्रपोजल को 2 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट कर लें. B ने नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट डे ही अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी. B ने क्या कहा कि ठीक है, जो आपने प्रपोजल दिया है मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये एक्ट या ओमिशन मेरे फेवर में करें. अब A ये कहता है दैट आई हैव चेंज्ड माई माइंड. I have changed my mind. I have changed my mind and I will not enter into any contract. अब मैं किसी भी तरह के लीगल रिलेशन या ऑब्लिगेशन में आने के लिए रेडी नहीं हूँ. इस प्रपोजिशन में आप कंसेंसस एड आइडम को फिट करके देखिए, विच मीन्स status of mind at the time of making proposal and at the time of making acceptance. तो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे, बड़ा इजी है कि the status of mind at the time of making proposal was to do an act or an omission. Similarly, B at the time of making acceptance was ready with the fact that A will do some act or omission and whatever consideration is to be paid he will be paying it. जो भी कंसिडरेशन B को देना है, B उस कंसिडरेशन को देने के लिए तैयार है और A को अब अपने प्रपोजल के हिसाब से उस एक्ट या ओमिशन को करना चाहिए. लेकिन A ने क्या कहा जब उसको एक्सेप्टेंस मिल गया? जब उसको एक्सेप्टेंस मिल गया तब A ने ये कहा कि अब तो मेरा इरादा कुछ और है. So now if you apply the theory of consensus ad idem, तो उसके हिसाब से स्टेट ऑफ माइंड्स इज रेलेवेंट. स्टेट ऑफ माइंड्स इज रेलेवेंट. तो स्टेट ऑफ माइंड इसका भी और इसका भी दोनों का देखा जाएगा एक कोर्ट द्वारा टू रीजन आउट वेदर देयर इज अ लीगली एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग. यानी कोर्ट ये तलाशेगी कि क्या ए और बी के बीच में कोई लीगली एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट है या नहीं है. इन फैक्ट्स के हिसाब से अगर आप स्टेट ऑफ माइंड को, यानी जो मानसिक उस समय उसकी अवधारणा है, अगर आप उसको एक रेलेवेंट फैक्ट बना देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाएगा. यानी कि आपका कंसेंसस एड आइटम की थ्योरी को अप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो नो कॉन्ट्रैक्ट का आएगा. अब आप इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए कहीं पेपर पे, पेन पेपर से अपने नोट्स में नोट कर लीजिए कि कंसेंसस एड आइटम की थ्योरी लगाने के बाद इन सेट ऑफ फैक्ट्स में हमारे पास नो कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट आया है. नाउ वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ रिवोकेशन, क्योंकि यहाँ पे आप ये जो एक्ट देख रहे हैं, आई हैव चेंज्ड माई माइंड, यही रिवोकेशन है. ये क्या है? रिवोकेशन है. और अब हम सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के डिस्कशन को शुरू करेंगे.
उससे पहले कंसेंसस एड आइडम, जो एक बहुत पॉपुलर लैटिन मैक्सिम है और मैक्सिमम लोगों का यही मानना है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फंडामेंटल बेसिस कंसेंसस एड आइडम होता है। तो इस लॉजिक को मैंने इन सेट ऑफ फैक्ट्स पर अप्लाई करके एक रिजल्ट निकाल लिया है कि इसके हिसाब से ए और बी के बीच में इन फैक्ट्स के में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अब हम डिस्कस करेंगे रिवोकेशन अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Yes, so we will discuss section 5 and section 6 of the Indian Contract Act. आइए इसकी एक चर्चा कर लेते हैं। रिवोकेशन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट चैप्टर में है, वो रिवोकेशन दो चीज़ों का है। पहला वो रिवोकेशन है प्रपोजल्स का और दूसरा वो रिवोकेशन है एक्सेप्टेंसेस का। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंसेस। मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों के रूल्स को सेक्शन 5 में ही लिखा गया इन 2 पैराग्राफ्स। अगर हम उसे पैराग्राफ बना दें तो वो 2 पैराग्राफ्स में लिखा गया है। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स पैराग्राफ फर्स्ट है और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंसेस पैराग्राफ 2 है। इसके साथ अगर आपको क्विकली याद करना हो कि सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की क्या रिलेशन है, तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स का कॉन्सेप्ट सेक्शन 5 में है और इसी का प्रोसेस ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल ये सेक्शन 6 में है। इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे कुछ इस तरह से। प्रोसीजर एंड कॉन्सेप्ट। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का आपस में कुछ इस तरह का रिलेशन है। सेक्शन 5 बताता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस इन 2 पैराग्राफ्स, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, और सेक्शन 6 बताता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल, जो उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट है या फंक्शनल एस्पेक्ट है, वो सेक्शन 6 में लिखा है। तो क्विकली एक बार देख लेते हैं कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या कह रहा है अंडर सेक्शन 5 पैराग्राफ 1। सेक्शन 5 पैराग्राफ 1 में वो ये कह रहा है कि प्रपोजल का रिवोकेशन किया जा सकता है बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। देखिए, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस is complete as against the proposer। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है कम्युनिकेशन। इसका कारण ये है कि ये जो वर्ड कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट द प्रपोजर है, ये एक्चुअली सेक्शन 4 की बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप पिछला लेक्चर देखें तो उसमें आपको मिलेगा कि सेक्शन 4 कम्युनिकेशंस के फंक्शनल एस्पेक्ट की बात की जाती है। सेक्शन 4 आपको कम्युनिकेशन बताता है तीनों चीज़ों का, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन एज वेल। तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या है? रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल तब किया जाएगा जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर के लिए कंप्लीट ना हुआ हो। अगर इसको सेक्शन 4 के फॉर्मूले से सॉल्व कर दें तो इसमें 2 चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि बिफोर एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। पहली चीज़ ये मिल जाएगी, पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये पहला एस्पेक्ट मिलेगा। और दूसरा एस्पेक्ट मिलेगा दैट इट इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ
द पर्सन कम्युनिकेटिंग, यानी जो भी पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है उसके कंट्रोल से बाहर चला जाए। नाउ सॉल्यूशन कुछ इस तरह से निकला कि अगर किसी प्रपोजल को रिवोक करना हो तो पहला कब करेंगे, व्हेन, और दूसरा कैसे करेंगे। सो सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 टुगेदर दे एक्सप्लेन टू एस्पेक्ट्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स में आपको दो क्वेश्चंस का आंसर मिलता है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में। पहला कब करेंगे और दूसरा कैसे करेंगे। कैसे करेंगे सेक्शन 6 बताएगा, कब करेंगे वो सेक्शन 5 का पैराग्राफ नंबर 1 आपको बताएगा। क्या बता रहा है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैन बी डन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो प्रपोजर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाता है, सेक्शन 4 के हिसाब से तब कंप्लीट माना जाता है जब एक्सेप्टेंस कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आ गया हो और वो भेजने वाले के कंट्रोल से बाहर निकल गया हो। इसका मतलब अगर आपको किसी प्रपोजल को रिवोक करना है तो दूसरी पार्टी के एक्सेप्टेंस भेजने से पहले पहले आपको ये रिवोक करना है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को कब भेजने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ओपन एंडेड प्रपोजल भेजा, ओपन एंडेड प्रपोजल, यानी कि ये प्रपोजल तब तक वैलिड है जब तक या तो एक्सप्रेसली रिजेक्ट ना कर दिया जाए या एक्सेप्ट ना कर दिया जाए। आपने एक ऐसा प्रपोजल भेज दिया जिसमें कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। उस प्रपोजल के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि उसको एक्सेप्टेंस कब देनी है या वो कब आपको एक्सेप्टेंस दे चुका होगा। हाउ यू विल आइडेंटिफाई इट। लॉ में इसका जो सारांश है, जो इसका भाव है, इसका जो लॉजिक है, वो अभी मैं थोड़ी देर में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। उससे पहले हम वापस आ जाते हैं जहां हमने शुरू किया था, कंसेंसस एड आइटम, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स। क्या आपको इसमें कहीं पर भी मेंटल स्टेटस नजर आ रहा है? द पॉइंट इज, आपने कहा कि मीटिंग ऑफ माइंड्स इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मुझे ये बताइए कि सेक्शन 5 के पैराग्राफ 1 को मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कहीं पर भी मुझे मेंटल स्टेटस नहीं मिल रहा। एट नन ऑफ द प्लेसेस एनीथिंग रिलेटिंग टू मेंटल स्टेटस ऑफ अ पार्टी हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट। कहीं पर भी पूरे डिस्कशन में, पूरे सेक्शन में मेंटल स्टेटस से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं है। इसका मतलब हम ये समझ लें कि मीटिंग ऑफ माइंड्स नाम के कंसेप्ट को गिव अवे कर दिया गया था 1872 में ही, और जिस फंडामेंटल एस्पेक्ट की बात आप कर रहे हैं, मेंटल स्टेटस, उसको रिप्लेस कर दिया गया था कम्युनिकेशन से। यानी कि आज के दौर में, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, मीटिंग ऑफ माइंड्स इज लेस नेसेसरी देन द कम्युनिकेशन ऑफ द मेंटल स्टेटस। यानी कि आपको कम्युनिकेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। मीटिंग ऑफ माइंड या मेंटल स्टेटस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें एक एनालॉजी यहाँ पर ये मिल गई कि अगर हमें प्रपोजल को रिवोक करना है, अगर हमें प्रपोजल को रिवोक करना है तो हम कब तक कर सकते हैं? टिल व्हेन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। दूसरा कैसे कर सकते हैं वो सेक्शन 6 में लिखा है, उसको हम आगे एक बार और उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद पैरा 2 में ये कहता है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंसेस। पहले हम दोनों पैराग्राफ की छोटी सी एनालिसिस कर लेंगे और उसके बाद इनके कुछ फंक्शनल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेंगे। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंसेस, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंसेस, एक्सेप्टेंसेस। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंसेस के संदर्भ में
इसके कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 5 पैराग्राफ 2 ये कह रहा है कि एक्सेप्टेंस को रिवोक तब तक किया जा सकता है व्हेन एट एनी टाइम, दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर 2, बिफोर द कम्युनिकेशन of acceptance is complete as against the acceptor। अब मैं फिर से उसी बात को रिपीट करूंगा जो अभी मैंने कही कि स्टेटस ऑफ माइंड से ज़्यादा कम्युनिकेशन पर जोर दिया जाता है। स्टेटस ऑफ माइंड से ज़्यादा कम्युनिकेशन पर जोर दिया जाता है। कम्युनिकेशन इज अ मच मोर रेलेवेंट फैक्ट एज कंपेयर्ड टू स्टेट ऑफ माइंड। नाउ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंसेस, एक्सेप्टेंस को आप कैसे रिवोक कर पाएंगे? एट एनी टाइम, कब तक? एट एनी टाइम, कैसे? बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब अगर इस पर भी आप सेक्शन 4 लगा दें, जहां पर भी कम्युनिकेशन की बात आएगी तो 2 ही प्रोविजंस यूज होंगे। कौन कौन से? पहला सेक्शन 3, दूसरा सेक्शन 4। अगर स्टार्ट करने की बात है तो सेक्शन 3 यूज होगा, अगर स्टार्ट करना है कम्युनिकेशन तो सेक्शन 3 यूज होगा, और अगर कंप्लीट करना है कम्युनिकेशन तो सेक्शन 4 यूज होगा। अब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? कंप्लीट की। तो आपको कौन सा सेक्शन यूज करना है? सेक्शन 4 यूज करना है। अगर इसे हम डिकोड करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 तो इसका सिंपल सा मीनिंग निकलेगा बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। ये इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेक्शन 5 पैराग्राफ 2 रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंसेस के कंटेक्स्ट में ये कहता है कि एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस, यहाँ पर ये इट क्या है? एक्सेप्टेंस है। बिफोर द एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। अगर ए के बीच में कोई निगोसिएशन चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, और बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी है, तो वो इस एक्सेप्टेंस को तब तक रिवोक कर पाएगा जब तक वो इसकी नॉलेज में ना आ जाए। बड़ा एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है, क्योंकि उसकी नॉलेज में आ गया है या नहीं आया है ये कैसे पता चलेगा? लेकिन फिर भी हमें एनालिसिस करनी है सेक्शन की कुल मिला के। सेक्शन ये कह रहा है कि एक्सेप्टेंसेस को रिवोक करने का तरीका ये है कि उसकी नॉलेज में एक्सेप्टेंस आने से पहले आप अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर लीजिए। अगेन हियर स्टेटस ऑफ माइंड हैज़ नो मेंशन। फिर से यहाँ पर स्टेटस ऑफ माइंड की कोई रेलेवेंसी दिखाई नहीं दे रही है। जो रेलेवेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट हमें नज़र आ रही है वो कम्युनिकेशन की है, यानी कि कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है और स्टेटस ऑफ माइंड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें मैंने जैसा आपसे कहा यूएस के कुछ लॉज की मैं बात करूंगा। यूएस में कॉमन लॉ सिस्टम से काफ़ी अलग सिस्टम फॉलो किया जाता है, सिविल लॉ सिस्टम है। और मैं एग्जांपल ले लेता हूं सिर्फ 2 स्टेट्स के, नॉर्थ डेकोटा एंड साउथ डेकोटा। वहाँ पर रीस्टेटमेंट्स हैं अबाउट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पर भी देखने पर मुझे यही मिला कि मीटिंग ऑफ माइंड्स से ज़्यादा एन एक्ट भी कैसा? ओवर्ट एक्ट मीन्स रिलेटेड एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। overt act of communication is very necessary for the court to identify whether a contract has been made or has not been made. Status of mind से ज़्यादा ज़रूरी कम्युनिकेशन का एक्ट है, और वही हमारे भी लेजिस्लेशन में दिखाई देता है। इसका मतलब
consensus ad idem, meeting of minds in the same sense or in the same subject matter in the same way, हो सकता है कि इसमें इम्प्लाइडली इनकॉर्पोरेट होता हो, लेकिन एक्सप्रेसली रेलेवेंसी कम्युनिकेशन की ज़्यादा है. What is communicated is more important than what was intended to communication. देखिए यहाँ पर इतनी एनालिसिस करने के बाद हमें एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मिल जाता है. वो स्टेटमेंट क्या है? दैट द एक्ट is more important as well as relevant than the intention. अब आप देखिए, सपोज करिए मुझे एक प्रपोजल रिवोक करना है और मैं मन में सोच के बैठ जाऊं कि मुझे तो रिवोक करना है, आई डोंट हैव टू फॉलो माई ओन प्रपोजल नाउ, तो क्या वो सेल्फ रिवोक होगा? द आंसर इज नो. क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेक्शन 6 में उसका प्रोसेस बता रखा है. तो इंटेंशन से ज़्यादा रेलेवेंट है एक्ट. और ये एक्ट कैसा हो सकता है? ये एक्ट उस तरह का हो सकता है जैसा कि या तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट इफेक्ट हो जिस एक्ट को सोचा गया है उसको करने के लिए. यानी कि सेक्शन 3 का लॉजिक फिर से हम अप्लाई करेंगे. आइदर डू यू डू एन एक्ट और यू डू सच एन एक्ट दैट द इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड. इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. देखिए, मैं आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, आपको उससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी. एन एक्ट विच कॉजेज इंजुरी. लॉ में लैंग्वेज का बहुत रिलेवेंस है. एन एक्ट विच कॉजेज इंजुरी और दूसरा है एन एक्ट बाय विच इंजुरी इज कॉज्ड. अब आपको क्या लग रहा है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही हैं? द आंसर इज ये दोनों स्टेटमेंट्स बहुत अलग अलग हैं. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजेशन, ये कॉजेशन से रिलेटेड है. इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये हो सकता है. इट इज़ अ पॉसिबिलिटी. इसमें एक्ट और इफेक्ट कनेक्टेड है, वो भी किस तरह से? डायरेक्ट कनेक्टेड है. इसमें एक्ट है, फिर इंटरमीडिएशन है और फिर इफेक्ट है. इसको आप बहुत अच्छे से समझिए. यही सेक्शन 3 कह रहा है. आइदर यू डू एन एक्ट विच कॉजेज दी बाय विच समथिंग इज कॉज्ड और यू डू एन एक्ट बाय विच इनडायरेक्ट इफेक्ट इज क्रिएटेड. तो ये 2 तरीके हैं. अब इन दोनों तरीकों में आपको दिखाई दे रहा है कि किसी एक्ट को किया जाना ज़रूरी है. यानी कि सिर्फ इंटेंशन होने भर से रिवोकेशन नहीं हो जाएगा और ना ही कोर्ट ये मान लेगी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट में आने का कोई इरादा कभी था ही नहीं, या इरादा था भी तो बाद में आपने उस इरादे को बदल दिया. इफ़ यू हैव चेंज्ड योर माइंड not to go ahead with the contract or the agreement or terms of the proposal, then the only remedy which is provided by Indian Contract Act is to revoke the proposal. Revoke the proposal according to section 5 of the Indian Contract Act. इनको याद रखिएगा, आगे जब हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे तब आपको इन सभी फंडामेंटल्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो कुल मिला के जो एनालिसिस हमारी आई वो ये आई कि मीटिंग ऑफ माइंड या कंसेंसस एड आइटम जैसा कोई कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तो रिलेटेड नहीं है. यहाँ पर कम्युनिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, न कि स्टेटस ऑफ माइंड की या इंटेंशन की. अब बात करते हैं कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे किया जाता है, यानी कि सेक्शन 6 कंटिन्यूएशन की बात करेंगे. रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होता है ये हमने जान लिया. रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल करने के लिए आप किसी भी समय रिवोकेशन कर सकते हैं, इससे पहले कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए. अब बात करते हैं रिवोकेशन हाउ मेड. रिवोकेशन हाउ मेड ये सेक्शन 6 में है और मज़ेदार बात ये है कि सेक्शन 6 का जो रिवोकेशन है वो सिर्फ प्रपोजल्स के रिवोकेशन के कंटेक्स्ट में है. यानी कि
रिवोकेशन ऑफ ओनली प्रपोजल्स, उसका मेथड बताया गया है। और मेथड में 4 पार्ट्स हैं, एक एक करके उनको ले लेते हैं। पहला है कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। बाय द प्रपोजर टू अदर पार्टी, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं टू अदर पार्टी। यहां पर फिर से देखिए वर्ड यूज हो रहा है कम्युनिकेशन, ये है सेक्शन 3 वाला कम्युनिकेशन। ये आपको प्रोसेस बता रहा है, क्या कह रहा है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल आप कर सकते हैं बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। किसी नोटिस को आपने भेज दिया जिसमें रिवोकेशन की बात लिखी है। ये कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन है? सेक्शन 3 वाला, यानी कि या तो कोई एक्ट है जो डायरेक्ट है या फिर कोई एक्ट है जो इनडायरेक्ट है, दोनों चीज़ें। एक एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट का भी और इनडायरेक्ट का भी, तो थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। ए gave a proposal to B that I will do this act for some consideration, जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से। A proposes to B to do an act. Later he has changed his mind. Now he sends a message. फिर से SMS से भेज दिया, लेटर से भेज दिया, टेलीग्राम भेज दिया, फ़ोन करके बता दिया, कुछ भी। He communicates revocation. तो ये तो हो गया डायरेक्ट एक्ट ऑफ रिवोकेशन। डायरेक्ट एक्ट ऑफ रिवोकेशन कि उसने बता दिया दैट आई विल नाउ नॉट फॉलो द टर्म्स ऑफ प्रपोजल विच आई कम्युनिकेटेड टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर डे। दूसरा क्या हुआ, बी को जब एक्सेप्टेंस लेनी थी तब बी ने ए को फिर से कांटेक्ट किया और कहा कि जो आपने लिखा है प्रपोजल में क्या आप वही करने वाले हैं? ए ने कहा कि जिस दिन भेजा था उस दिन करने वाले थे, लेकिन अभी उस पर हम विचार कर रहे हैं। वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट द टर्म्स। ही डाइवर्टेड द एंटायर कन्वर्सेशन। ही डाइवर्टेड द एंटायर कन्वर्सेशन। ये सफिशिएंट है रिवोकेशन को रीजन आउट करने के लिए दैट दिस पार्टी इज नाउ नॉट विलिंग टू परफॉर्म द promises as communicated through the proposal and therefore it will be deemed as a sufficient notice। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि सेक्शन 3 में जो वर्ड है वो है deemed। deemed उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा है कि यही कम्युनिकेशन होगा, उसमें जो वर्ड यूज हुआ है वो है deemed। और deemed का अर्थ है कि इसे भी ये समझ लिया जाएगा क्योंकि उसने कम्युनिकेशन को डाइवर्ट कर दिया। एक्सेप्टेंस को रिकॉग्नाइज करने से ज़्यादा उसने अपने ही प्रपोजल के टर्म्स पर बातचीत करनी शुरू कर दी और कहा कि आपको फिर फ़ोन करके बताएंगे अगर हमें इस प्रपोजल को करना होगा। दिस मीन्स दैट बाय डाइग्रेसिंग फ्रॉम द कोर ऑफ द इशू ही हैज़ कम्युनिकेटेड रिवोकेशन। तो दिस इज इनडायरेक्ट रिवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल। ये तो है पहला तरीका कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल आप किस तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय कम्युनिकेशन ऑफ अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। अब इसके बाद जो 3 कंडीशंस लिखी हैं वो सारी कंडीशंस ऑटोमेटिक रिवोकेशन के बारे में बात करती हैं। क्या है वो कंडीशन? दूसरा देख लेते हैं। सेकेंड टॉक्स अबाउट बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब सपोज करिए कि कोई पार्टी है वो प्रपोजल तो दे रही है लेकिन ये चाहती है कि कुछ टाइम के अंदर अंदर, फिक्स्ड टाइम के अंदर अंदर नेगोशिएशंस कंप्लीट हो जाए या जो फॉर्मेलिटी है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वो कंप्लीट हो जाए। तो वो क्या करेगा? अपने प्रपोजल में एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने का एक टाइम दे देगा। एक टाइम दे देगा, कहेगा कि इस टाइम के अंदर अंदर आप अपनी एक्सेप्टेंस भेज दीजिए ताकि प्रपोजल जो है वो प्रॉमिस बन जाए, प्रॉमिस में कंसिडरेशन जोड़ दें तो वो एग्रीमेंट बन जाए। ये उसकी मंशा है। अगर वो टाइम लैप्स कर जाए, अगर वो टाइम लैप्स कर जाए यानी एक्सपायर हो जाए, अगर वो टाइम एक्सपायर हो जाए तो प्रपोजल का रिवोकेशन
हो गया है ऐसा मान लिया जाता है। बाय लैप्स ऑफ टाइम इट इज अगेन डीम्ड। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 3 में आ जाएगा। अगर ए ने बी से कहा कि 12 तारीख तक अपनी एक्सेप्टेंस मुझे दे देना और 12 तारीख तक उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिली, एक्सेप्टेंस नहीं मिली का मतलब एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट हो रही है, और वो एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट हो रही है? अंडर सेक्शन 4। यानी कि 12 तारीख से पहले इसे जो पार्टी एक्सेप्ट कर रही है उसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देना है और वो चीज़ उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाए, तब हम ये मान लेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया था। इसीलिए लैप्स ऑफ टाइम की वजह से भी ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाता है। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के इंटरप्रिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम, और प्रपोजल में ही एक्सेप्ट करने का टाइम फ्रेम लिखा रहता है। तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन जो है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की, वो ये कहती है बाय फेलियर टू परफॉर्म एसेंशियल कंडीशन प्रीसीडेंट लिखा है लेकिन हम उसको और इजी करने के लिए बता रहे हैं। टू परफॉर्म एसेंशियल कंडीशन बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर उसने किसी कंडीशन को नहीं पूरा किया जो एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी थी, तो भी प्रपोजल रिवोक्ड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रपोजल भेजा बाय ईमेल। बाय ईमेल और ये कहा कि जब तुम्हें हमारा ईमेल मिल जाए तो एक बार एक्नॉलेजमेंट भेज देना, यानी कि उसमें लिख देना थैंक्स आई हैव रिसीव्ड इट। ये हो गई कंडीशन प्रीसीडेंट टू एक्सेप्टेंस, यानी एक्सेप्टेंस करने से पहले उसको एक कंडीशन पूरी करनी थी। वो कंडीशन अगर उसने पूरी नहीं की है, द प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड। ये हो गया तीसरा क्राइटेरिया या प्रोसेस ऑफ रिवोकिंग। लास्ट और फोर्थ इन सेक्शन 6 इज बाय डेथ और insanity of the proposer if the knowledge of death comes to acceptor before acceptance। चौथा क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि अगर जिसने प्रपोजल दिया था उसकी डेथ या इंसैनिटी हो जाए, इंसैनिटी मीन्स लीगल इंसैनिटी, अगर उसकी डेथ या इंसैनिटी हो जाए और इस फैक्ट की जानकारी एक्सेप्टेंस से पहले ही एक्सेप्टर को मिल चुकी थी, यानी ए ने बी को प्रपोजल भेजा और बी एक्सेप्ट कर पाए इससे पहले ही ए की डेथ हो गई, तो लॉ के हिसाब से प्रपोजल रिवोक हो गया। लेकिन एक अजीब सा फैक्ट है जो मैं एक प्रॉब्लम के ज़रिए आपके सामने रखता हूँ, इसी से रिलेटेड है। क्या है? ए ने बी को प्रपोजल भेजा, बी को प्रपोजल मिल गया, बी ने कहा कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस दूंगा, तो उसने मन में सोचा, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेटस ऑफ माइंड, कंसेंसस एट आइडम, जहाँ पे हमने शुरू किया था। बी ने ये सोचा कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस दूंगा तो, लेकिन मैं ये एक्सेप्टेंस ए को मिलकर दूंगा। बी ने ये सोच लिया मन में कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस ए को मिलके दूंगा, अभी इसे पता नहीं है कुछ भी। बी जब ए के पास पहुंचा तब ए की डेथ हो चुकी थी। दिस इज द सिंपल फैक्ट। क्या?
ए ने बी को प्रपोजल भेजा, बी को एक्सेप्ट करना था, लेकिन उसने ये सोचा कि मैं एक्सेप्टेंस तो भेजूंगा, लेकिन एक्सेप्टेंस मैं खुद ए के पास लेके जाऊंगा। देखिए, ये इन कंटेंट्स को फाइंड करने की कोशिश करिए हमारे एग्जाम्पल्स में। बी ने ये सोच लिया कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस ए को मिलकर ही दूंगा। अब जब वो ए से मिलने पहुंचा तब ए की डेड बॉडी रखी हुई थी। नाउ इसमें से ना तो ये फैक्ट पूरा हो रहा है और ना ही रिवोकेशन पूरा हो रहा है, यानी कि अब इस स्टेटस में कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर क्या करना चाहिए? क्या आप इसे एक रिवोक्ड प्रपोजल मानेंगे? द आंसर इज स्ट्रिक्टली नो, दिस प्रपोजल हैज नॉट बीन रिवोक्ड, बट इट इज रिवोक्ड इफ बी इज सेटिस्फाइड इन अवॉइडिंग द प्रपोजल। इसे हम रिवोक्ड तब मान लेंगे जब बी खुद ही यह इच्छा कर ले, मंशा कर ले कि मुझे अब इस प्रपोजल से आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन अगर वो ये नहीं मानता है तो कॉन्ट्रैक्ट तो लीगली बाइंडिंग हो जाएगा, और साथ के साथ इस प्रपोजिशन को आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक्सेप्टेंस से पहले डेथ की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो अगर इसको डेथ की इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती है, एक्सेप्टेंस देने से पहले ये गया, इसने देखा कि ए की तो डेड बॉडी रखी है, इट मीन्स उसको डेथ की नॉलेज हो गई, और एक बार उसको डेथ की नॉलेज हो गई वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो गया। तो फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से सारी की सारी ओपिनियन बनानी होती है। रिमेंबर अवर फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, जहां हमने कहीं ना कहीं ये बात की थी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो लॉ है जिसकी मदद से न्यायालय अपनी एक मंशा बनाता है, एक ओपिनियन बनाता है, और उस ओपिनियन को बनाने में ये सारे प्रपोजिशंस हेल्प करते हैं। जो फैक्ट्स हैं जो सामने आते हैं उन्हीं के हिसाब से लॉ को अनुतोष यानी रेमेडी देनी होती है। अगर फैक्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो कोर्ट भी अपने आप में कोई प्रोबेबल एक प्रूडेंट रीजनिंग नहीं बना पाएगा और एप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं कर पाएगा। तो इन टोटलिटी हमें सेक्शन 6 में 4 वो प्रोसेसेस पता चल गई जिनके जरिए रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल किया जा सकता है। कौन कौन से हैं 4 वो रास्ते? हाउ मेड, फर्स्ट इज बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, सेकेंड इज बाय लैप्स ऑफ टाइम, थर्ड इज बाय नॉट परफॉर्मिंग अ कंडीशन प्रीसीडेंट, एंड फोर्थ इज बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर प्लस नॉलेज ऑफ द डेथ इन द माइंड ऑफ एक्सेप्टर। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन 6। अब एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट फैक्ट है जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि रिवोकेशन, इस प्रोविजन की रियल स्टेटस कहाँ पर है। ये प्रोविजन पूरे फ्लो ऑफ मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग का, उसमें रिवोकेशन की क्या स्टेज है, किस पॉइंट पर रिवोकेशन होता है। देखिए, सेक्शन 2 के हिसाब से आप प्रपोजल भेजेंगे। अब प्रपोजल को भेजने का तरीका क्या है? सेक्शन 3 का कम्युनिकेशन, सेक्शन 3 का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी कैसा है? 2 है, या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। यानी हम एक शॉर्ट में समरी की बात कर रहे हैं। सेक्शन 3 में कम्युनिकेशन भेजा। अब सेक्शन 4 में यही कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। कम्युनिकेशन विल बिकम कंप्लीट, और अगर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया तो सेक्शन 2B के हिसाब से प्रपोजल प्रॉमिस में बदल जाएगा, क्योंकि आपने सेक्शन 2 में पढ़ लिया कि अ प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो अगर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रपोजल प्रॉमिस में बदल जाएगा। अगर कंसिडरेशन यानी वैल्यूएशन लिखा गया था तो कंसिडरेशन भी उसमें ऐड हो जाएगा,
और प्रॉमिस जो है वो अपने आप में एग्रीमेंट बन जाएगा। तो रिवोकेशन का रियल स्टेटस यहाँ पर है, ये है रिवोकेशन, और यही सेक्शन 5 और सेक्शन 6 है। यानी कि रिवोकेशन आपको कब करना है? कम्युनिकेशन के कंप्लीट होने से पहले, कम्युनिकेशन के कंप्लीट होने से पहले। यानी अगर कुछ सेट ऑफ फैक्ट्स हैं जो प्रपोजल बना रहे हैं, वो सेट ऑफ फैक्ट्स किसी प्रोसेस में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जब तक कंप्लीट हों उससे पहले पहले आपको रिवोकेशन का राइट एक्सरसाइज कर लेना है। एक बार ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ तो आपका रिवोकेशन का राइट चला जाएगा। द राइट ऑफ और दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ रिवोकेशन विल बी लॉस्ट। सो रिवोकेशन का सही स्टेज आपको इस छोटे से फ्लो डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि रिवोकेशन आपको कब करना है। अगर आपने यहीं पर रिवोक कर दिया तो ये प्रपोजल वापस आ जाएगा और आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रॉमिस को आपको फुलफिल नहीं करना है। अगर आपने इस प्रोसीजरल एस्पेक्ट के हिसाब से रिवोकेशन नहीं कर पाया तो प्रपोजल प्रॉमिस में बदल जाएगा और प्रॉमिस एग्रीमेंट में बदल जाएगा। सो दिस वाज अ ब्रीफ लेआउट ऑफ Section 5 and Section 6 of Indian Contract Act, which talks about revocation of proposals and acceptances. Let me reiterate that status of mind is not a relevant fact, but communication is the most important aspect in analyzing existence of an agreement or a contract in the given set of circumstances. So if you have any questions relating to all these concepts which we are explaining, you can always post your questions in the comment box and we will be happy in answering them. अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमारे लेक्चर्स में कवर्ड नहीं है तो उसको भी आप ईमेल के ज़रिए या कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब जो है वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से सीखते जाइए ताकि हमारे जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हों तब आपको कम से कम फंडामेंटल क्लैरिटी हो, तो आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी और आप हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिवोकेशंस अंडर सेक्शन 5 and 6. थैंक यू वेरी मच।